हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 8 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है रीस्टोर अप्रैल स्टेटस अलोंग LAC। ये बात इंडिया के द्वारा कही गई है चाइना को। तो रिसेंटली जो इंडिया और चाइना के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल की जो मीट हुई थी उसमें इंडिया ने बहुत ही फर्मली कन्वे किया है अपनी डिमांड टू चाइना फॉर रिस्टोरिंग स्टेटस को एग्जिस्टिंग इन अप्रैल महीने में जो बॉर्डर की स्थिति थी और जिस तरह के जो इंडिया और पाकिस्तान के ट्रूप्स की लोकेशंस थी उस पर रिस्टोर करने के लिए इंडिया की तरफ से चाइना को बोला गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बहुत ही कॉर्डियल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपनी डिमांड कन्वे की गई चाइना को। While India was firm on restoring the status quo of April and pull back of China troops and equipment from inside Indian territory along LAC के along इंडिया की टेरिटरी के अंदर चाइना के ट्रूप्स और इक्विपमेंट जो प्रेजेंट हैं अभी उनको तुरंत पुल बैक करे चाइना। और इंडिया के द्वारा जो बॉर्डर पे अपनी साइड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जा रहे थे उनके अपोज में चाइना के ट्रूप्स इनसाइड इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ गए। तो पहले स्टेटस को पे पहुंचना चाहिए दोनों सेनाओं को, उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना ऑलरेडी अपने एंड पे कर चुका है और इंडिया की तरफ से जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बॉर्डर पे किए जा रहे हैं तो चाइना को यहाँ पर तकलीफ हो रही है, जिस कारण से ये पूरा जो मुद्दा है वो ये जो पूरा चाइना की ट्रूप्स का मूवमेंट हुआ है वो देखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया के बॉर्डर पे अलोंग LAC कंटिन्यू है और चाइना के जो एक्शन है वो क्लियरली जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं टू प्रिजर्व पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन बॉर्डर उसको वायलेट करते हैं। इसलिए ये बात चाइना को बहुत ही क्लियर बोल दी गई है इंडिया की साइड से। ये जो मीट हुई थी ये चुशुल मोल्दो रीजन में मीट हुई थी। सबसे पहले जो इनकर्सन हुआ था इंडिया में वो लद्दाख में पैगोंग सो लेक पे हुआ था। 3 लोकेशन है मेनली लद्दाख में, पैगोंग सो लेक, उसके बाद धानचेक और फिर गालवान रिवर वैली जो एक हॉट स्प्रिंग एरिया है। तो ये 3 लोकेशन लद्दाख में है, एक लोकेशन नाकुला पास है सिक्किम में। अगर हम इंडिया और चाइना के बॉर्डर को पूरी तरह से देखेंगे तो काफ़ी बार हम रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इंडिया और चाइना का मैप है। तो ये मेनली 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। ये वाला जो सेक्टर है वेस्टर्न साइड में ये वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है। मिडिल वाला सेक्टर यहाँ पर मिडिल सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर कहलाता है और ईस्टर्न साइड में जो सेक्टर है ये ईस्टर्न सेक्टर कहलाता है। ईस्टर्न सेक्टर में 2 स्टेट इंडिया और चाइना के बॉर्डर बनाते हैं। ये 2 स्टेट हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मिडिल सेक्टर में 2 स्टेट हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और इस वेस्टर्न सेक्टर में एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी चाइना के बॉर्डर से टच करती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। सेकंड नंबर पे जो लेंथ है बॉर्डर की वो है ईस्टर्न सेक्टर की, सेकंड रैंक होगी ईस्टर्न सेक्टर की। और सबसे छोटा सेक्टर है इनमें मिडिल सेक्टर, ये तीसरे नंबर पर आएगा। तो पहले नंबर पर हो गया वेस्टर्न सेक्टर। अगर हम लेंथ के हिसाब से देखेंगे जो चाइना तीनों सेक्टर की लेंथ के हिसाब से पहला और सबसे लंबा सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरे नंबर पे है ईस्टर्न सेक्टर और तीसरा नंबर है मिडिल या सेंट्रल सेक्टर का। अब यहाँ पर जो लोकेशंस हैं, अगर हम लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये एरिया है अक्साई चिन का एरिया जो चाइना ने 1962 की वॉर में इंडिया से हड़प लिया था। उसके बाद अभी जो रिसेंटली जिन 3 मेन लोकेशंस पे ये फेस ऑफ देखा गया है वो लोकेशन है सोंगपो लेक, गालवान रिवर वैली और धैनचेक। गालवान रिवर वैली एक हॉट स्प्रिंग एरिया है। सोंगपो लेक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेक है जो इंडिया और चाइना दोनों कंट्री की टेरिटरी में आती है। नाकुला पास सिक्किम में बिल्कुल नॉर्थ साइड में है जहाँ पर ये फेस ऑफ देखा गया। मेन ये 4 लोकेशन है और सोंगपो लेक सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेक है। और सोंगपो लेक का जो ड्रेनेज है वो इनवर्ड ड्रेनेज है। इनवर्ड ड्रेनेज है, ये किसी दूसरे वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, पूरी तरीके से इनवर्ड ड्रेनेज है। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी देख लिए हमने इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम्स में। अच्छा, इसमें
ये जो लेक है इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। जो ये सोंगपो लेक को डिवाइड करती है एलएसी, लेकिन एलएसी से जो डिवीज़न किया गया है सोंगपो लेक का वो बहुत ही क्लियर नहीं है, क्योंकि वो वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी में क्लियर डिमार्केशन नहीं हुआ है। एलएसी के नॉर्थ में बैरन माउंटेन्स बने हुए हैं जो फिंगर के लैंडस्केप के रूप में है। इंडिया क्लेम करता है कि फिंगर 8 तक इंडिया का एरिया है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड में इंडिया का जो कमांड है वो केवल फिंगर 4 तक ही है। और अगर चाइना की सुने तो चाइना क्लेम करता है कि उसका जो एरिया है सेकंड फिंगर तक आता है, तो चाइना कहता है सेकंड फिंगर तक उसका एरिया है, इंडिया कहता है 8th फिंगर तक एरिया है। तो ये जो बीच का जो एरिया है ये डिस्प्यूट, इस एरिया में मेन इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट माना जा सकता है, जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 5 पे, छत्तीसगढ़ कंप्लीट्स 37% ईयरली टारगेट अंडर मनरेगा इन 2 मंथ्स। छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के टारगेट को 2 महीने में पूरा कर लिया। मनरेगा के लिए जो टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दिया गया था वो नॉर्मली 1 साल के टारगेट होते हैं, यानी 12 महीने के, और लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने में ही छत्तीसगढ़ ने अपने 37% यानी 1/3 से भी ज़्यादा टारगेट पूरा कर लिया है। और इसका कारण क्या माना जा रहा है? इसका कारण माना जा रहा है टाइमली वेज पेमेंट। टाइमली वेज पेमेंट अमंग मेजर फैक्टर्स। ये जो वर्क है ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत करवाया जा रहा है। ये जो स्कीम है ये रूरल एरिया में किसी हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर को जो विलिंग है काम करने के लिए, अनस्किल्ड जॉब करने के लिए जो विलिंग है, उसको प्रोवाइड किया जाता है अंतर्गत एमजी नरेगा। और इसमें कम से कम 100 डेज का जॉब वर्क दिया जाता है एडल्ट मेंबर को हु इज़ विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। तो इस स्कीम के थ्रू जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें जितने भी अनस्किल्ड वर्क हैं उनको रूरल एरिया के आसपास के लोगों के थ्रू ही करवाया जाता है। तो लॉकडाउन के टाइम में इस स्कीम का जो परफॉर्मेंस है छत्तीसगढ़ में किसी भी स्टेट से सबसे अच्छा देखा गया है। स्कीम हैज़ हेल्प्ड पंप मनी इनटू रूरल इकोनॉमी ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम में रूरल इकोनॉमी में पैसा पंप किया गया इस स्कीम के द्वारा। जितने लोगों ने काम किया उनके हाथ में पैसा आया, तो एक तरह से रूरल एरियाज़ के लिए काफ़ी अच्छी, छत्तीसगढ़ के रूरल एरियाज़ के लिए ये स्कीम काफ़ी फ्रूटफुल रही है लॉकडाउन के टाइम में। मनरेगा जो कंपोनेंट है विल पुट मनी स्ट्रेट इनटू हैंड्स ऑफ हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड को डायरेक्टली मनरेगा के थ्रू पैसा गया, जिससे लॉकडाउन के कारण जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बाकी वर्कर्स को बाकी स्टेट्स में देखनी पड़ी हैं, वो लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में उनका जो इफेक्ट है वो कम देखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 9 पे, कोविड-19 डिले डिलीवरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीवीआईपी प्लेन। तो इंडिया का पहला वीवीआईपी प्लेन जो डिलीवर होने वाला था जून और जुलाई के महीने में, वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये जो प्लेन है ये बोइंग से परचेज किया गया है इंडिया के द्वारा, और ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर बोइंग है सॉट एन एक्सटेंशन ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने का एक्सटेंशन माना है मैन्युफैक्चरर ने। 2 महीने का डिले हो सकता है इस प्लेन की डिलीवरी में। तो ये जो प्लेन है ये पहले 2018 में इंडिया में ब्रांड न्यू आए थे, लेकिन कुछ रिट्रोफिटिंग और मेंटेनेंस के लिए वापस चले गए थे, जिनको रिट्रोफिटिंग के बाद वापस आने थे। जो प्लेन वापस आने वाले थे जून और जुलाई के महीने में। तो इसका जो मैन्युफैक्चरर है ये बोइंग है, और ये जो प्लेन है इसका मॉडल है B777-300ER प्लेन। B777-300ER प्लेन इसकी डिलीवरी, ये स्पेशल प्लेन है जो केवल वीवीआईपी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं वीवीआईपीज़ के लिए और कंट्री के टॉप डिग्निटरीज़ के लिए, उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ये जो प्लेन है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज़ किया जाना है, और इसीलिए इसको प्रोक्योर किया गया है बोइंग से। इसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी हाई लेवल पे यूज़ किए जाएंगे। एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए मिसाइल वार्निंग सेंसर हैं, काउंटर मेजर्स हैं, डिस्पेंसिंग डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट भी प्रोवाइड किया गया है इस पर्टिकुलर प्लेन में। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम द टॉप लीडरशिप ऑफ द कंट्री विल हैव प्लेन्स फॉर देयर एक्सक्लूसिव यूज़। तो पहली बार कंट्री की जो टॉप लीडरशिप है उनके वो अपने लिए एक्सक्लूसिव प्लेन
का यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्लेन है इसको ऑपरेट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। जैसे ही ये लैंड करेंगे ये इंडियन एयरफोर्स में एज ए प्लेन रजिस्टर किया जाएगा के सीरीज़ रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, और जो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट हैं उनकी तरह से ये काम होगा, यानी कि जो एयरफोर्स है उसके अंडर ये एज ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तरह इसका यूज़ किया जाएगा। जो टॉप डिग्निटरीज़ को बेटर फैसिलिटी और बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो प्लेन है वो लाया जा रहा है। इसके नेक्स्ट न्यूज़ है, हिंदू ग्रुप्स कोविड-19 कैंपेन विंस ग्लोबल प्राइज। अब हिंदू ग्रुप ने 2 प्राइजेस जीते हैं। हिंदू ग्रुप हैज़ वॉन 2 अवार्ड्स एट इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड। तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, उसमें 2 अवार्ड हिंदू ग्रुप ने कोविड-19 कैंपेनिंग के लिए जीते हैं। इस बार का जो अवार्ड है वो 44 कंट्रीज से ज़्यादा न्यूज़ मीडिया के नॉमिनेशन के साथ नॉमिनेट किया गया था, और हिंदू ग्रुप को जो अवार्ड मिले हैं वो 2 ग्रुप में हैं। पहला अवार्ड है विच हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर्ड इनिशिएशन बाय मीडिया कंपनीज टू इंस्टिल होप, इंस्पायर ट्रस्ट एंड ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर एंड एनकरेज इंटरेक्टिविटी एंड एंगेजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 में मीडिया ग्रुप के द्वारा किस तरह से लोगों को इंगेज करने के लिए, लोगों में होप जनरेट करने के लिए, ट्रस्ट जनरेट करने के लिए काम किए गए, और लोगों को कोविड-19 से रिलेटेड जो हेल्प करनी है उन हेल्प रिलेटेड चीज़ों में किस तरह से इन्वॉल्व किया गया, इंगेज किया गया, इसके लिए ये जो प्राइज़ दिया जाता है। हिंदू ग्रुप को जिन 2 कैटेगरीज में प्राइज़ दिए गए हैं वो कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी है बेस्ट आइडिया टू एक्वायर और रिटेन एडवर्टाइजिंग क्लाइंट, दूसरा है स्टे होम स्टे विजिलेंट की कैंपेन जो बेस्ट इनिशिएटिव इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 दिया गया है। तो इन 2 कैटेगरीज में हिंदू ग्रुप को प्राइज़ दिया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन, ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है ऑफ मार्केट लीडिंग न्यूज़ मीडिया कंपनीज रीइन्वेंटिंग हाउ दे एंगेज ऑडियंस एंड ग्रो रेवेन्यू इन मल्टी प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट। तो ये इंटरनेशनल लेवल का प्राइज़ है जो ऑडियंस को इंगेज करने के लिए और उससे रिलेटेड रेवेन्यू जनरेशन के लिए मीडिया ग्रुप को दिया जाता है। इसमें 12,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, 800 प्लस न्यूज़ मीडिया कंपनीज हैं 70 कंट्रीज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, यूएस कैपिटल सीज मैसिव पीसफुल प्रोटेस्ट। यूएसए में जो रिसेंटली अभी एक ब्लैक अमेरिकन की डेथ पुलिस कस्टडी में हुई थी, उसके अगेंस्ट काफ़ी डिमॉन्स्ट्रेशन देखे गए हैं, और ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो लगातार किए जा रहे हैं विच डिमांड रेशियल इक्वलिटी। तो रेशियल इक्वलिटी और ब्लैक लाइफ मैटर्स से रिलेटेड जो स्लोगन है वो लगाए जा रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन वर प्लान्ड अक्रॉस यूएस ऑन संडे टू डिमांड रेशियल जस्टिस आफ्टर जॉर्ज फ्लोयड डेथ इन मिनेपोलिस। ये जो एंटी रेशियल प्रोटेस्ट हैं वो अक्रॉस द ग्लोब अमेरिका के देखने के बाद स्टार्ट हो गए। ऐसे ही प्रोटेस्ट ब्रिस्बेन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में देखेगा। इसके अलावा लंदन, पेरिस और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ब्लैक लाइफ मैटर्स रिलेटेड मैसेज लेकर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट जाहिर किए गए। ब्लैक लाइफ मैटर्स ये स्लोगन है जो इन लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट में। ब्राज़ील स्टॉप्स पब्लिशिंग रनिंग टोटल कोविड-19 केसेस। तो ब्राज़ील ने अपने कोविड-19 के जो केसेस हैं वो छुपाने के लिए जो केसेस से रिलेटेड डेटा है वही रिलीज़ करना बंद कर दिया है। ब्राज़ील में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए जिसको छुपाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है। चाइना एक्सोनरेट सेल्फ इन वाइट पेपर। चाइना ने कोविड-19 से रिलेटेड जो चाइना पे एलिगेशन लगाई जा रही थी कि चाइना ने काफ़ी डिले किया रिपोर्टिंग में WHO को, जिसके कारण कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरी तरीके से फैल गया। तो ऐसे एक केस में चाइना खुद ही अपने केस का जज बन के खुद को ही माफ़ कर दिया चाइना ने। चाइना एक्सोनरेट इटसेल्फ इन वाइट पेपर। तो चाइना कहता है कि चाइना की कोई गलती नहीं है कोविड-19 से रिलेटेड डेटा देने में। पहली बार चाइना में ये 27 दिसंबर को रिपोर्ट किया गया था, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो WHO को फॉरवर्ड कर दी गई थी। तो चाइना की तरफ से खुद से ही अपने आप को माफ़ कर दिया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई इंगेजमेंट नहीं मिला इसमें। तो लास्ट में हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वदेश इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट विच मिनिस्ट्री इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इनिशिएटिव। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा स्वदेश नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। कौन सी इनमें से मिनिस्ट्री नहीं है जो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है? ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री,
बी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री और डी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री स्वदेश इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, यानी कि 3 मिनिस्ट्री हैं, तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री नहीं है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। रिसेंटली अभी वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये समिट किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई या होस्ट की गई। आंसर ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी यूएसए, सी यूनाइटेड किंगडम और डी जर्मनी। तो कौन सी कंट्री ने ये होस्ट किया जिसमें इंडिया ने भी कुछ अमाउंट कमिट किया है ग्लोबल वैक्सीन समिट के लिए। तो इसका आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ और आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।